बेसिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो क्या बोलता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको कौन सा एक्ट फॉलो करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन से रूल्स रेगुलेशंस लॉज कौन सा फॉलो करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं आपको याद कराऊं तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, पहले ऑफर आता है, फिर एक्सेप्टेंस आता है, फिर कंसिडरेशन आता है, फिर वो अग्रीमेंट बनता है, फिर अग्रीमेंट के बाद वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो है अग्रीमेंट टॉपिक्स देखो मॉड्यूल में, यार बहुत दिक्कत है इसकी। हाँ, ऑब्लिगेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, हो सकता है इसमें से कुछ कुछ अभी तक आपने नहीं देखा, वो अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ताकि हमारा एक मेजर चंक खत्म हो जाए। और जो तुमको हमेशा लगता है बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं बोरिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैम आज क्लास छोड़ दो, हाँ चालू है चालू है। अरे सीधा कर देना यार, देखो यूट्यूब वाले भी नहीं देख पाए मेरी एक्टिंग। जी, ठीक है, उसके बाद फिर तो जब आपका ये एक मेजर चंक कवर हो जाएगा ना तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इजी लगेगा। अगर मॉड्यूल से हम पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है फिर ये भी है। तो मैंने आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एक आपका सेकेंड पार्ट जो आपके नोट्स है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मॉड्यूल में ये सब कहाँ कहाँ है। पेज नंबर तो मेरी मॉड्यूल में ये है, तुम्हारी मॉड्यूल में तुम ढूंढ लो, आगे आ जाओ, बहुत आगे। मेरी मॉड मेरी मॉड्यूल में पेज नंबर है 592 जहां पे लिखा है मीनिंग ऑफ इंडेनिटी। मेरा 592 है, आपका भी 592 है। चलो, अब यहाँ पे पहले क्या है, मीनिंग ऑफ इंडेनिटी, फिर क्या है, गारंटी, फिर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, एजेंसी। ठीक है, एजेंसी के बाद जॉइंट वेंचर, फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट्स, फिर ई कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो जितना ये इंडेनिटी से ई कॉन्ट्रैक्ट तक है वो शॉर्ट नोट्स में है। बुक से नहीं पढ़ना ये सब, सिर्फ नोट से पढ़ना है। तो आपका मेजर चंक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में कवर्ड है, बाकी सब एक्ट में कवर्ड है। ठीक है, अब नोट्स खोलो, सबके हाथ में नोट्स है ना। चलो, इमडेनिफाई करना, इमडेनिफाई करना मतलब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इमडेन इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, अगर कोई चीज कोई जगह आग लग गई और इंश्योरेंस किया होता तो क्या कराती है, क्लेम ला के देती है। तो मतलब वो लॉस और डैमेज को क्या करके दे रही है, इमडेनिफाई करके दे रही है। क्या करके दे रही है, इमडेनिफाई। As per section 124 of the act, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or the conduct of any person is called contract of indemnity। अब यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रॉमिसर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड सुना होगा, प्रॉमिसर कौन, जो प्रॉमिस करता है, प्रॉमिसी कौन, जो प्रॉमिस लेता है, जिससे वो प्रॉमिस कर रहा है। वेरी गुड। तो जब प्रॉमिसर के खुद के कांड करने से कोई ना कोई लॉस और डैमेज हुआ है, अगर किसी और पर्सन ने बोला है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको कौन इमडेनिफाई करके देगा, मैं करके दूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इमडेनिटी। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, और जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे, एक प्रॉपर ड्राफ्ट करते हैं अग्रीमेंट में, उसमें क्लॉज होता है इमडेनिफिकेशन या इमडेनिफाई। ठीक है, ये जो क्लॉज है वो डिफाइन करता है कि लॉस और डैमेज होगा तो ईदर पार्टी कैन इमडेनिफाई ईच पार्टी, या फिर क्लियरली डिफाइन होगा पार्टी ए विल इमडेनिफाई पार्टी
बी। तो अगर शिपिंग को लेके कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप अपने यहाँ से शिप भेजोगे जिसमें माल होगा, फिर मैं आपको क्या करूंगा, उसका पेमेंट करूंगा, शिप सिंक हो गई तो क्या हो गया, लॉस और डैमेज हुआ। इसमें मुझे कौन इंडेनिफाई करेगा, जिसने ऑन बोर्ड रखा है या मैं खुद अपने आप को इंडेनिफाई करूंगा। ये चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी कि नो पार्टी विल इंडेनिफाई, या फिर जिस पर्सन जो सेलर है वो आपको इंडेनिफाई करके देगा। ठीक है, मेरे साथ अभी याद कर लो कौन सा सेक्शन है, 124। कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोल रहा है, वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन। किसी की वजह से भी अगर नुकसान हुआ तो इसको कोई इंडेनिफाई करके देगा। इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडेनिफाई। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, दो टाइप के पार्टीज होते हैं, एक इंडेनिफायर होता है और एक इंडेनिफाइड। इंडेनिफायर कौन हो गया, जिसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको लॉस से बचाऊंगा। इंडेनिफाइड कौन हो गया, जिसको ये प्रॉमिस मिल रहा है। द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस इज कॉल्ड इंडेनिफायर, और द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड फॉर लॉस इज मेड गुड इज नोन एज इंडेनिटी होल्डर और इंडेनिटीफाइड। तो आपको दो वर्ड्स याद करने हैं, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेनिटी कौन कौन होते हैं, इंडेनिफायर और इंडेनिटी होल्डर या फिर इंडेनिटी फाइड। ठीक है, एग्जाम्पल, सौम्य जोर से ये वाला एग्जाम्पल पढ़ना, व्हील चेयर वाला। रुक जा, मैं पढ़ रही। अब व्हील चेयर मैन्युफैक्चरर क्या मैन्युफैक्चर करता है बच्चे, वो व्हील चेयर एंटर्स इनटू एन अग्रीमेंट विद अ लार्ज हॉस्पिटल कि मैं आपको कितनी व्हील चेयर दूंगा, 700 व्हील चेयर दूंगा। ठीक है, द मैन्युफैक्चरर आस्क दैट इंडेनिटी क्लॉज टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको कितनी दे रहा हूं, 700 व्हील चेयर, और मैं आपसे क्या डिमांड कर रहा हूं, कोई लॉस डैमेज हुआ उसका एक क्लॉज अपन कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं, इन विच द हॉस्पिटल अग्रीज टू प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम एनी लॉसेज और लॉसूट्स इफ द पेशेंट गेट इंजर्ड व्हाइल यूजिंग द व्हील चेयर। मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कोई भी डिफेक्ट निकलेगा व्हील चेयर का, इसको कौन इंडेनिफाई करेगा, आप खुद, आप हॉस्पिटल ओनर हो, आपकी कंपनी उनको इंडेनिफाई करे, इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपको सिर्फ 700 व्हील चेयर बना के दूंगा और कुछ भी नहीं करके दूंगा। In doing this, the hospital indemnifies the wheelchair company if injuries that may occur. अब व्हीलचेयर में बैठा हुआ है एक बुढ़ा आदमी, वो गिर गया तो वो उठेगा और बोलेगा कि यार मेरे को पैर में लग गई, वैसी मैं एज में, किसने बनाई ये व्हीलचेयर, किसने बनाई ये व्हीलचेयर, व्हीलचेयर कंपनी पे आएगा मुद्दा। तो हॉस्पिटल क्या बोलेगा, यार ये हमारी जिम्मेदारी, हमने इंडेनिफाई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो हॉस्पिटल कंपनी उसको इंडेनिफाई का पैसा भरेगी, ना कि वो कंपनी भरेगी। सबको क्लियर है इंडेनिफाई? अब राइट ऑफ द इंडेनिटी, अब तुम बताओ जिसके पास ये होल्डर वाली अथॉरिटी है कि आप मुझे इंडेनिफाई करके दोगे कोई लॉस डैमेज होगा, मेरे पास क्या राइट है, क्लेम करने का राइट है और कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, और सूट फाइल कर सकते हैं अगर नहीं किया आपने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल सकता हूं क्योंकि मुझे इसी चीज में इंडेनिफिकेशन चाहिए, और उसको रिकवर करके दो, उसको ठीक करके दो। ठीक है, राइट टू रिकवर द डैमेज, पहला राइट मेरा। दूसरा क्या है, राइट टू रिकवर द कॉस्ट, जितना मेरा खर्चा है या तो आप वो रिकवर कर दो। राइट टू रिकवर सम पेड अंडर द कॉम्प्रोमाइज, आपने तो मुझे इंडेनिफाई का कॉन्ट्रैक्ट किया था पर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने कहीं ना कहीं पे कर दिया है, वो मैं आपसे रिकवर करके रहूंगा। राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और राइट ऑफ द इंडेनिफायर मतलब सामने वाले का। अब देखो राइट टू रिकवर डैमेज में क्या लिखा है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल द डैमेजेस बिटवीन ही माइट बीन कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो जो पैसे लेने का मेरा हक है आपसे, वो मैं आपसे ले सकता हूं अगर आपने मेरे साथ इंडेनिटी कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, दूसरा रिकवर द कॉस्ट, मैं इंडेनिफायर से वो सारी कॉस्ट लूंगा जो भी इंसिडेंटल टू इंस्टीट्यूशन एंड डिफेंडिंग ऑफ द सूट हुई है। मतलब मैंने आपके साथ सूट फाइल किया, अब मेरे को सूट फाइल करने में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़े, एक लॉयर अपॉइंट करना पड़ा, फिर लॉयर की भी फीस देनी पड़ी। अगर मैं केस जीतू ना जीतू, मैं इंडेनिटी होल्डर हूं, मैं आपसे वो वाली कॉस्ट भी लूंगा जो मेरे को सूट फाइल करने के लिए कॉस्ट लगी थी। ठीक है, थर्ड, राइट टू रिकवर सम पेड अंडर द कंपनी कॉम्प्रोमाइज, ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द इंडेनिफायर ऑल द अमाउंट विच ही हैड पेड अंडर टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट। कॉम्प्रो क्या होता है बच्चे,
सेटलमेंट ना दो लोगों के बीच में, अगर अपने बीच में सूट में कोई सेटलमेंट हो रहा है और कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में मेरे को कोई ना कोई पैसा एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है या एक्स्ट्रा नुकसान मेरे को झेलना पड़ रहा है, तो वो मेरे, हाँ, वो मेरे लिए एक लॉस है, वो भी मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ। उसके बाद राइट टू सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो मुझे अगर आपसे वो ठीक करवानी है वो वाली मशीन या वो वाली व्हीलचेयर, तो मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी सूट फाइल कर सकता हूँ। द एक्ट इज साइलेंट ऑन द राइट्स ऑफ indemnifier. The rights of the indemnifier, however, virtually the same as those of surety in the contract of guarantee. जब हम गारंटी पढ़ेंगे तो श्योरिटी के कुछ राइट्स हैं, तो जो पर्सन इंडेनिटी करने का प्रॉमिस करता है उसके राइट्स और श्योरिटी के राइट्स थोड़े बहुत सिमिलर है। वैसे इंडेनिफायर को, मतलब जिसने आपको इंडेनिटी करने का प्रॉमिस किया है, उसके पास कोई खास राइट्स नहीं है, उसको इंडेनिफाई करना ही पड़ता है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री किया है तो। सबको समझ आया? पहला अपने क्या पढ़ा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमडेनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमडेनिटी इसका मतलब क्या है? वेरी गुड, अ पर्सन प्रॉमिस करेगा टू सेव द अदर पर्सन फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ हिमसेल्फ और promiser himself or any other person. This contract is called as कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमडेनिटी। कौन कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें? इमडेनिटिफायर और इंडेनिफाइड और इंडेनिटी होल्डर, दोनों वर्ड्स लेके आने हैं हमको, ठीक है। फिर अगर मैं एग्जांपल बोलूं, कौन सा एग्जांपल पढ़ा? सिर्फ मुझे नाम बताओ। व्हील चेयर, कितनी व्हील चेयर थी? 700। कौन इंडेनिफाई कर रहा था? हॉस्पिटल खुद, ठीक है, टू द पेशेंट्स और द पर्सन यूजिंग द व्हील चेयर्स, ठीक है। तो वो कंपनी को कंपनी खुद कह रही थी कि मैं खुद ही इंडेनिफाई कर दूंगा उन पेशेंट्स को या फिर वो जो व्हील चेयर यूज करते हैं। हमको एग्जाम्पल भी याद रखना है। hospital itself is a company, whosoever will use the wheelchair, भी मतलब बेसिकली हॉस्पिटल व्हीलचेयर वाली कंपनी को इंडेनिफाई कर रही है कि आप पे कोई केस नहीं फाइल करेगा, जो भी होगा नुकसान डैमेज है वो मैं हॉस्पिटल सब बेयर कर लूंगा। क्लियर है? हाँ, परफेक्ट। चलो, राइट्स ऑफ इंडेनिटी सिर्फ हेड्स बोलते हैं। इंडेनिटी होल्डर, जिसको इंडेनिफाई करने का हमने प्रॉमिस किया है, पहला राइट टू रिकवर डैमेजेस, दूसरा राइट टू रिकवर कॉस्ट, तीसरा राइट टू सम अंडर अ कॉम्प्रोमाइज, तो कॉस्ट और जो मनी रिकवर करना था और कॉम्प्रोमाइज, फिर सूट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और लास्ट इंडेनिफायर, क्या उसके पास कोई राइट्स हैं? एक्ट इज साइलेंट अबाउट दिस, वैसा श्योरिटी जैसे उसको राइट्स मिल जाएंगे, श्योरिटी के राइट्स अपन पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? राइट टू रिकवर सम पेड अंडर अ कॉम्प्रोमाइज। अगर सूट में एक सेटलमेंट हो गया, सूट में एक सेटलमेंट हो गया, तो सेटलमेंट में अगर मुझे कुछ बेयर करना पड़ेगा वो भी मैं आपसे ले सकता हूँ, जो भी मेरी कॉस्ट आती है। तो जैसे कि मैं आपसे मान गया कि चलो ठीक है, मैं आप मेरे को इंडेनिफाई करने वाले थे, आप मुझे इस चीज के सपोज 10,000 रुपीज देते, ठीक है। अब आप बोल रहे हो 10,000 तो नहीं हो पाएगा, 8,000 में मानना है तो मानो। मैं मान गया, मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, 2,000 का तो मेरे को नुकसान हुआ ही, तो मैं वो 2,000 भी रिकवर कर सकता हूँ आपसे, ठीक है। दूसरा, मैंने जो कॉस्ट बेयर की है डिफेंडिंग द केस, मैंने लॉयर अपॉइंट किया था, वो सारी चीजें भी मैं आपसे रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अब क्या हो गया? गारंटी। अब आप लोगों के आपस में भी होता है कि भाई उसको नोट्स दे दे, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगले हफ्ते लौटा देगा, करते हैं अपन, ठीक है। ये क्या हो गया? गारंटी। इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई? तीन ना बच्चे, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं क्या करके दूंगा, आपको नोट्स वापस पहुंचा के दूंगा। अब हम देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन। किस चीज का प्रॉमिस है? अगर इसने तेरे को नोट्स लाके नहीं दिए तो मेरी गारंटी मैं लाके दूंगा, ठीक है। इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट द गारंटी में बी इधर ओरल और रिटन। इंडेनिटी रिटन था और ये क्या है? ओरल और रिटन, मतलब बोल के भी हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, वेर एस रिक्वेस्ट टू सी टू लेंड हिम कितने रुपीज? नोट्स कहाँ है बेटे? देखो, एस रिक्वेस्ट टू सी टू लेंड हिम हाउ मेनी रुपीज? 5,000। पी टू पी किसको लैंड कर रहा है? पी को। तो किसने रिक्वेस्ट की है? एस ने। सी को क्या बोल रहा है? पी को 5,000 दे दो। गारंटीज दैट पी विल रीपे द अमाउंट विद इन द अग्रीड टाइम एंड पी फेलिंग टू डू सो ही हिमसेल्फ विल पे टू सी। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी किसने दी है बच्चे? एस ने। गारंटी किसने दी है? किसकी गारंटी ली है उसने? पी की लिए। पैसे किसको देगा? सी को। वेरी गुड, सबको समझ आ रहा है? किसी को एग्जाम्पल में कोई डाउट? बोल बोल।
नहीं, सी पैसे देगा पी को, और ये किसने बोला है उसको? एस ने। ठीक है, नाम लिख लो यहाँ पे, श्याम लिखो, चंपू लिखो, पापी लिखो। पैसे नहीं देगा तो पापी होएगा ना। हाँ, तो पुण्य आत्मा दे दिया तो। ठीक है, श्याम ने चंपू को बोला भाई पापी को 5,000 दे दे, अगर पापी ने 5,000 नहीं लौटाए तो मैं श्याम गारंटी देता हूं तेरे 5,000 मैं दूंगा, अगर उसने 5,000 में या 5,000 कम में कोई भी डिफॉल्ट किया तो। ठीक है, पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन हो गया? प्रिंसिपल, डेटर, फिर क्रेडिटर और फिर श्योरिटी। गारंटी में 3 पार्टीज कौन कौन? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। क्रेडिटर क्या होता है? जो पैसे देता है। ठीक है, द पर्सन इन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। कंफ्यूज मत होना, क्या लिखा है बच्चे? जिसके लिए गारंटी दी जाती है वो कौन है? प्रिंसिपल डेटर। जिसके लिए गारंटी दी जाती है वो कौन है? ये कौन हो गया? पापी। ठीक है, पी से वही, उन्होंने भी वही दिए थे, एस से श्योरिटी, सी से क्रेडिटर और पी से प्रिंसिपल डेटर, उन्होंने भी वही करके दिया। तो जिसके लिए गारंटी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? जो पैसे मांगता है उसको क्या कहते हैं? जो पैसे मांगता है प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, जो पैसे मांगता है वो प्रिंसिपल डेटर। वेरी गुड। द पी इज द प्रिंसिपल डेटर इन द अपोजिट एग्जाम्पल। क्रेडिटर, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। जिसको गारंटी मिलती है वो कौन? जो पैसे देता है वो कौन? क्रेडिटर। जिसको गारंटी मिलती है वो कौन? और जो पैसे दे रहा है? ये मेरे बच्चा, पैसे जो दे रहा है वो क्रेडिटर हुआ ना। यहाँ पे तो अभी श्योरिटी में पूछ ही नहीं रही हूं। जिसको गारंटी मिली है वो कौन? क्रेडिटर। जिसको पैसे देने हैं वो कौन? हाँ, अभी जो क्रेडिट पे पैसा दे रहा है वो कौन? क्रेडिटर। ठीक है, वापस देने हैं वो प्रिंसिपल डेटर, तुम वैसा समझ। C is the creditor in the opposite example. Surety, the person who gives the guarantee is called surety. मैं श्योर देता हूँ, मैं श्योर करता हूँ कि वो पैसे दे देगा, मैं गारंटी देता हूँ वो पैसे दे देगा। ये कौन हो गया? श्योरिटी। अब समझ आ गया, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। भूलना मत, गारंटी में कितने लोग? 3 लोग, जिसमें एक थर्ड पर्सन के लिए डिफॉल्ट को लेके एक गारंटी दी जाती है, श्योरिटी दी जाती है, वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। एसेंशियल्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या एसेंशियल्स है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पहले ही बता दिया, रिटन या ओरल होता है। देयर इज नीड नॉट टू डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर। कोई भी डायरेक्ट कंसिडरेशन है क्या श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में? नहीं, सिर्फ गारंटी देता है। पापी और क्रेडिटर के बीच में या और किसी के बीच में नहीं है। द प्रिंसिपल डेटर में बी अ माइनर। प्रिंसिपल डेटर कौन? प्रिंसिपल डेटर कौन? जिसके गारंटी दी जा रही है वो माइनर हो सकता है। जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो माइनर हो सकता है। इन सच के श्योरिटी विल बी लायबल टू पे पर्सनली इवन दो द प्रिंसिपल डेटर में नॉट बी। ठीक है, तो अगर माइनर ने गलती की है, पैसे नहीं दिए, तो कौन लायबल होगा पर्सनली? श्योरिटी। लेकिन माइनर के केस में ओनली। वैसे श्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 5,000 की गारंटी लेता है और कुछ नहीं लेता। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोलैटरल और सेकेंडरी। कोलैटरल और सेकेंडरी मतलब कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया तो ही तो श्योरिटी उचक के आएगा ना। यूं ही तो वो नहीं खड़ा रहेगा कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, उसको छोड़ दे। अगर उसने नहीं दिया तो ही वो आती, तो उसकी लाइबिलिटी क्या हो गई? कोलैटरल और सेकेंडरी हो गई। प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल डेटर की। It is not a contract under Ubrimeni Fedi refers to a contract of absolute faith. Therefore, it is not obligatory for the creditor to disclose all the material facts to the surety. हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमने हमारी कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लिखा है उसमें श्योरिटी को कोई लेना देना नहीं है। हर चीज श्योरिटी को बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उतने अमाउंट की गारंटी लो और चलते बनो, बाकी डिटेल्स आपको जानने की जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अनलेस अग्रीड टू अदरवाइज इज कोएक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मतलब मैंने आपको वही पहले भी बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 के लिए लाइबल होगा। कोएक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर हैज डेल्ट विद। जितना उसने कोइंसिडेंट मतलब एज इट इज, जितना उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उतना ही कोएक्सटेंसिव करेगा, उतना ही एक्सटेंड करेगा जितना प्रिंसिपल डेटर ने डील किया। अब 5,000 की बात थी, तुम्हारे सामने सिचुएशन दे रही हूँ, 5,000 की बात थी। बाद में क्या हुआ? उसने और लोन ले लिया और श्योरिटी को नहीं बताया, मतलब 5,000 था और 3,000 उठा लिया। ठीक है, और श्योरिटी को नहीं बताया, और फिर पैसे ना 3,000 दिए ना 5,000। जो क्रेडिटर है वो किसके पास आएगा? श्योरिटी के पास। श्योरिटी क्या पूरे के पूरे 8,000 देगा? 5,000 को एक्सटेंसिव जितना हमने उसको बताया हुआ है, जितना
इनिशियली वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत श्योरिटी की उतनी ही गारंटी बनती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि दिस लायबिलिटी में एक्सटेंड टू अ लिमिट और लिमिट दे दियो 10,000, तो श्योरिटी क्या वो 3,000 के लिए लायबल रहेगा? हाँ रहेगा। क्लियर है? चलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेनिटी एंड गारंटी। कितने पार्टीज इन्वॉल्व होती है इंडेनिटी में और गारंटी में? 3। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडेनिटी में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? 1। और गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट। कैसे? या एक प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर का, और एक क्रेडिटर और श्योरिटी का, और एक श्योरिटी और प्रिंसिपल लेटर का। क्लियर है? Suit. Indemnifier can sue the third party in his own name unless there is an assignment in indemnifier फेवर। मतलब कि जो पर्सन इंडेनिफाई करता है वो भी किसी थर्ड पार्टी को सूट कर सकता है अगर उसकी गलती है। जिसको मैंने, आप एग्जाम्पल, मैंने एक पर्सन को प्रॉमिस किया तो तुमको कोई लॉस एंड डैमेज होगा तो मैं उसका ध्यान रखूंगा। तो अगर उसको कोई लॉस एंड डैमेज हुआ है तो जो जैसे मैंने कहा है कि मैं ध्यान रखूंगा, तो मैं क्या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ ना। अगर उसको किसी ने नुकसान पहुंचाया, मैंने उसको कहा था मैं इंडेनिफाई करूंगा, तो मुझे किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल करना है तो मैं फाइल कर सकता हूँ। द इंडेनिफायर कैन नॉट। हाँ, तभी वही वही जस्ट उसी बात पे आ रही हूँ। देखो क्या लिखा है, इंडेनिफायर कैन नॉट sue द थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम अनलेस देयर इज एन असाइनमेंट इन इंडेनिफायर फेवर। अगर उस पर्सन ने मुझे अलाउ किया, इस हद तक मुझे बचा लो कि तुम्हें कहीं सूट फाइल भी करना है तो तुम कर सकते हो मेरे फेवर में, या तुम्हारे खुद के फेवर में अगर तुम्हें अपने बचाव में कोई सूट फाइल करना है तो तुम थर्ड पार्टी कर सकते हो। एग्जाम्पल वही व्हील चेयर वाला लेते हैं, ठीक है। व्हील चेयर बेचने की बात हुई थी, 700 चेयर्स मैंने दे दी उसको। हॉस्पिटल कंपनी ने क्या बोला कि मैं तुम्हें इंडेनिफाई करूंगा अगर व्हील चेयर में कोई भी दिक्कत आई तो मुझे सिर्फ क्या दे दो, 700 दे दो। यहाँ पे इंडेनिफायर कौन है? हॉस्पिटल कंपनी। इंडेनिटी होल्डर कौन है? व्हील चेयर कंपनी, ठीक है। हॉस्पिटल ने बोला कि मैं तुम्हें इंडेनिफाई करूंगा अगर व्हील चेयर में कोई भी दिक्कत आई। अब व्हील चेयर में दिक्कत आई है, कौन बचाएगा उसको? हॉस्पिटल कंपनी। वैसे तो हॉस्पिटल कंपनी किसी थर्ड पार्टी को सूट फाइल नहीं कर सकती, ठीक है, वैसे तो सूट फाइल नहीं कर सकती, लेकिन अपने बचाव के लिए अगर वो दादाजी, वो बुढ़े अंकल जो जो गिरे हैं, अगर उनकी वजह से इस पर्सन को हैवी नुकसान हो रहा है, इस पर्सन के अगेंस्ट में कुछ ज्यादा उल्टी सीधी बात हो रही है, तो ये भी थर्ड पार्टी को सूट फाइल कर सकती है अपने फेवर के लिए। व्हील चेयर को तो वैसे भी वो बचा ही रहा है, उसके फेवर के लिए और अपने फेवर के लिए अपने नाम पे एक थर्ड पार्टी को सूट फाइल कर सकती है। व्हील चेयर जिसने टूटी है, जिससे सूट फाइल करेगा। इफ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे एंड द श्योरिटी डिस्चार्ज हिज डेट, 5,000 नहीं दिए पिछले प्रिंसिपल डेटर ने, श्योरिटी ने क्या किया, 5,000 पे कर दिए। द श्योरिटी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर फॉर हिज ओन राइट। सिर्फ गारंटी देते हैं, पैसे तो हम उससे लेके रहेंगे ना, पैसे तो हम उससे लेके रहेंगे ना। समझ रहे हो? 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, कहाँ खो गए? 3 कॉन्ट्रैक्ट थे, प्रिंसिपल और क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। एक प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, श्योरिटी क्या कह रहा है, भाई तू 5,000 ले, तेरी गारंटी मैं लेता हूं, तू मुझे कभी भी लौटा देना। ये बात होती है, ऐसी तो वो किसी के 5,000 देगा नहीं। तो जो लौटाने की बात है, जो लौटाने की बात है उसके लिए तो वो बोलेगा ना कि अगर तूने नहीं लौटाया तो मैं तेरे अगेंस्ट सूट फाइल करूंगा। समझ आ रहा है? हाँ, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है अपने राइट्स एक्सरसाइज करने के लिए। काइंड्स ऑफ गारंटी, 2 काइंड होते हैं, एक स्पेसिफिक गारंटी और एक कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी यानी एक काम के लिए, और कंटिन्यूइंग गारंटी यानी जो चलती रहेगी जब तक काम नहीं हो जाता, ठीक है। अगेन श्योरिटी करेगा ना वो।
हाँ, तो श्योरिटी के अगेंस्ट करेगा, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसने गारंटी दी थी नहीं पे करेगा तो तू पे करेगा ना, तो क्रेडिटर श्योरिटी के अगेंस्ट करेगा। दो काइंड से बच्चे, स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी में देखो क्या लिखा है, व्हेन अ गारंटी इन द गिवन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल डेट या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन इट इज टू कम टू एन एंड व्हेन द गारंटी डेट इज पेड और प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। एक ट्रांजैक्शन है, एक डेट अमाउंट है, सब कुछ एक पर्सन से रिलेटेड है, और जैसे ही पे हो गया गारंटी क्या हो गई, खत्म हो गई। स्पेसिफिक गारंटी वंस गिवन इज इररिवोकेबल, एक बार बोल दिया ना कि इसकी गारंटी मेरी, तो अब मैं रिवोक नहीं कर सकता। इवन द डेथ ऑफ द श्योरिटी डज नॉट रिजल्ट इन रिवोकेशन और द टर्मिनेशन ऑफ द गारंटी। श्योरिटी की डेथ हो गई गारंटी देने वाले, तो उसके घर वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर उसके घर वालों को लेके आया जाएगा कि आपके बेटे ने श्योरिटी ली थी, अब आप इस चीज का पैसा भरो, ठीक है। श्योरिटीज लीगल सक्सेसर शैल कंटिन्यू टू रिमेन लीगल अप टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड बाय देम, उसके लीगल सक्सेसर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। मतलब स्पेसिफिक गारंटी, वहां स्टार मार्क करो। एक बार गारंटी दे दी श्योरिटी ने, ठीक है, एक बार गारंटी दे दी श्योरिटी ने, उसके बाद वो रिवोक कर सकता क्या, नहीं। उसकी डेथ हो गई तो रिवोकेशन या गारंटी टर्मिनेट हो जाएगी क्या, नहीं। कौन आएगा फिर उसके बदले, उसके लीगल सक्सेसर्स। कौन आएंगे, लीगल सक्सेसर्स। कॉन्ट्रैक्ट में वो बताता है कि कौन कौन मेरे सक्सेसर्स हैं, वो कंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग गारंटी, अ कॉन्ट्रैक्ट विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। जब स्पेसिफिक पढ़ रहे तो क्या लिखा था, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन या एक सिंगल डेट। जब हम कंटिन्यूइंग पढ़ रहे हैं तो क्या लिखा है, series of transaction, it is called continuing guarantee. This can be revoked only for the further future ट्रांजेक्शन। मतलब स्पेसिफिक वाली रिवोक हो रही थी क्या, नहीं। ये वाली रिवोक हो सकती है अगर कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन क्या जो सीरीज में कवर नहीं होता है, तो फिर हम इसको रिवोक कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, ए गारंटी पेमेंट टू बी अ स्पाइस डीलर, ठीक है, मिर्च मसाले, द अमाउंट ऑफ रुपीज 25,000, क्या हो गया पनस, एनी ऑफ द स्पाइस ही में सप्लाई टू सी। पढ़ना जरा एग्जाम्पल जोर से। आराम से पढ़, तेरे को समझ आ रहा है तो समझा, समझा ना। कोई तुम्हें कह रही हूँ आराम से पढ़, सबको समझ भी आए। हाँ, सांस ले लेके पढ़। ए मतलब अमित लिख देते हैं, बी मतलब बाबू लिख देते हैं। चंपू, चंपा, चमेली, चंपा करते हैं अभी, ठीक है। चूचू, चलो। बी यानी, बी कौन था, बाबू। बाबू सप्लाईज टू एंड चंपा पेज बाबू फॉर इट। गारंटी किसने ली है, अमित ने। गारंटी किसने ली है, किसको दी है, बाबू को, कि किससे डील कर लो, चंपा से। चंपा को स्पाइस दे दो, चंपा तुम्हें 25,000 दे देगी। अब क्या हुआ, एक मिनट, आफ्टरवर्ड क्या हुआ, बाबू ने फिर से 5,000 का माल सप्लाई किया और चंपा ने पे नहीं किया। पहले तो 25,000 पे कर दिए थे, उसके बाद द गारंटी गिवन। अब बताओ सीरीज कैसे समझ आते हैं, क्योंकि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था, ए गारंटी पेमेंट टू बी स्पाइस डीलर टू अमाउंट ऑफ 25,000 फॉर एनी सप्लाईज ही में डू टू सी। एनी लिख दिया ना, तो जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किए उसके लिए हम लाइबल रहेंगे, ठीक है। एनी पे बॉक्स बनाओ, अमाउंट 25 है, उसके बाद लिख दिया ना एनी सप्लाई, एनी स्पाइस।
अगर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होता, ये स्पाइस है, अमाउंट 25,000 है और बात खत्म, बोल दिया यार उसके साथ डील कर दे, मैं गारंटी देता हूँ 25,000 का अभी वो कर रहा है और एनी स्पाइस, फिर बाद में 5,000 का कर दिया, तो ये सीरीज सीरीज गारंटी हो गई, ठीक है, कि जितनी भी होगी तो सबके लिए कंटिन्यू करेगी। वही जो आगे लिखा है ना, बट दिस कैन बी रिवोक्ड ओनली फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, एक लाइन लिखी है मैंने मार्क कराई है। तो ऐसे अगर तुम लाख लाख रुपए के ट्रांजेक्शन करोगे और इसमें कवर करोगे तो ठीक है। अब फ्यूचर ट्रांजेक्शन मतलब टाइमलाइन डिसाइड हो जाता है, 1 साल तक जितना करोगे सीरीज कवर होगी, एग्जाम्पल में वो चीज लिखी नहीं है, पर अगर सालाना काम किया, 2 साल काम किया, या फिर बीच में अगर किसी और स्पाइस वाले से डील किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। रिवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ गारंटी, यही जब कब रिवोक कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। पहला पॉइंट देखो, हेडिंग क्या लिखी है, बाय नोटिस, बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि डेथ हो गई तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्या हो गया ब्रो, पानी गिर गया, इस पे हंसी आती है। भाई सबके अंदर से आवाज आती है, इसमें क्या है। बाय एक्ट्स ऑफ द क्रेडिट, चलो पढ़ लेते हैं, इजी इजी पढ़ रहे हैं अब तो, मजा भी आ रही है तुम लोगों को। नॉट लाइक सीपीसी एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चलो, पहला क्या हो गया, नोटिस, दूसरा क्या हो गया, डेथ ऑफ श्योरिटी, तीसरा क्या हो गया, वेरिएशन, जो मैं आपको कह रही हूं कि अगर वेरी की आपने बात को तो फिर हम श्योरिटी खत्म कर देंगे। फिर क्या है, एक्ट्स ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने अगर कुछ उंगली की उससे भी हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या रिवोक कर सकते हैं। फिर क्या है, बाय नोवेशन, नोवेशन यानी चेंजेस अगर लेके आए, ठीक है। फिर बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी, और लास्ट क्या है, अरेंजमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर। क्या हो गया श्रेयांश, वही शुरू से पढ़ रहे हैं। अब कंटिन्यूइंग गारंटी को अगर हमें एंड करना है, कंटिन्यूइंग है, सीरीज है, अब मुझे और नहीं देना यार, तुम तो बहुत सारे सारे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मुझे और गारंटी आपसे नहीं करनी, तो मैं आपको एक नोटिस भेजूंगा, नेक्स्ट आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप अपने हिसाब से करो, इतनी मेरी लिमिट थी, अब मैं आपके साथ श्योरिटी वाली डीलिंग नहीं कर सकता। क्या लिखा है ईशान, पढ़ना, कंटिन्यूइंग गारंटी नोटिस। फ्यूचर में आपको जो जो ट्रांजेक्शन करने हैं उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं, इसका क्या दे रहा हूं मैं आपको, नोटिस दे रहा हूं। क्लियर है सबको, ठीक है, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, खुशिका, खुशिका राइट, अनुष्का, सो सॉरी, या देखो मैं बता रही हूँ, मुझे सबके नाम याद है, आयशी, इशिका, खुशी। हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम खुशी ही पता था, फिर मैंने बोला यार बीच में कभी से मुझे अनुष्का टाइप बताया, तो अच्छा नाम है खुशिका, नाइस। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी, शाश्वत, पता है मुझे, अमृतान, सबके नाम पता है यार। चलो, चलो, याद हो गए अब मुझे, लड़कियों के बस थोड़े से, मैं बहुत सारे, आयशी, इशिका, वो नहीं आई है, आशी, सब शीशी शीशी इतनी लगी हुई हैं, निकिता, ये सब याद है, शैली। चलो, डेथ ऑफ श्योरिटी, कॉन्ट्री, इट इज नोटिस ऑफ डेथ। अब बच्चा बच्चा जब अपन स्पेसिफिक पढ़ रहे थे, ठीक है, स्पेसिफिक गारंटी, डेथ हो गई तो भी बोल रहा था कि नहीं उसकी लीगल सक्सेस तो फुलफिल करने आएंगे। अब कंटिन्यू है भाई, तुम तो चले गए तो तुम्हारे के जीवन में जितने कांड करेगा, हम क्या उसकी गारंटी लेके रखेंगे, क्या नहीं लेंगे ना, उसके जो बेटे के घर वाले हैं। तो अब हम उसको रिवोक कर सकते हैं, इसका हमको नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। अगर उस पर्सन की डेथ हुई तो फ्यूचर जितने ट्रांजेक्शन अभी तक जितना है वो हम पे करेंगे, फ्यूचर आपके जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि श्योरिटी अब जिंदा नहीं है तो उसकी गारंटी हम नहीं लेते। क्लियर है। नेक्स्ट है बाय वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट, श्रांश पढ़ना, थर्ड पॉइंट। मुझे बिना बताए जाके तुमने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के
टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े से चेंज कर दिए, तो मैं फिर आगे नहीं दूंगा यार गारंटी, ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, बाय एक्ट्स ऑफ द क्रेडिटर, शाश्वत impairs। अब अगर पैसे दिए हैं प्रिंसिपल डेटर ने, फिर भी तुम कह रहे नहीं दिए हैं, श्योरिटी तुमको पैसे देने पड़ेंगे, ये क्या है? ओमिशन है, ये क्या है? मिसलीडिंग एक्ट है कि आपको पैसे मिले, आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं मिले। प्रिंसिपल डेटर ने दिए थे, फिर भी आप कह रहे हो कि श्योरिटी तुम भी पे करो। तो पहले तुमने 25,000 कमाए, फिर मेरे से भी 25,000 कमाने आ रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, गारंटी यहाँ पे रिवोक करता हूँ, क्योंकि तुम बातें भूल जाते हो, तुम अपने ऐसे मिसलीडिंग एक्ट करते हो जिसके लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट लायक भी नहीं हो। नेक्स्ट क्या है? बाय नोवेशन। नोवेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एन एग्जिस्टिंग। तो नए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो तो श्योरिटी बोल रहा है मैं अब रिवोक कर रहा हूं, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट होके नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तो पुराना वाला कैंसिल हो रहा है, तो मैं भी अपना गारंटी रिवोक करता हूँ। कंटिन्यू कर सकता है। वेरिएशन क्या हो गया? सेम कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने चेंजेस कर दिए। सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? वो वाला फाड़ के नया बना रहे हो। ठीक है, वेरिएशन क्या हो गया? जो दिए हैं 10 टर्म्स एंड कंडीशन, 2 चेंज कर दी। सब्स्टिट्यूशन क्या? पूरी टर्म्स एंड कंडीशन हटा दी और नई टर्म्स एंड कंडीशन में आ गए। ठीक है, फ्रॉड, मिसलीडिंग, एनीथिंग। ठीक है, ओमिशन बाय लॉस ऑफ सिक्योरिटी if the creditor losses or part with security belonging to the principal debtor without the consent of श्योरिटी। अब क्या बोल रहा है? क्रेडिटर ने क्या कर दिया, कोई सिक्योरिटी दी हुई थी प्रिंसिपल डेटर ने कि मैं पैसे दूंगा तब तक मेरी घड़ी रख लो, उसने क्या कर दिया, घड़ी घुमा दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल देगा क्रेडिटर कि मैं, मतलब श्योरिटी क्या बोल देगा, मैं आगे की गारंटी नहीं लूंगा। एक तो तुमको रखवाई थी, पहले तुम वो दो फिर पैसे लो, घड़ी हमने रखवाई थी ना एज प्लेज, वो तुम वापस दो, उसके बाद मुझसे पैसे मांगने आओ, तो उसने वही घुमा दी सिक्योरिटी, तो हम भी पैसे नहीं देंगे। अरेंजमेंट विद प्रिंसिपल डेटर इफ विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ द डेट with the principal debtor, gives him the time of repayment of the debt or promises not to sue him, the continuing guarantee टर्मिनेट्स। थोड़ा सा टाइमलाइन मांग लिया उसने कि यार दे देगा वो तुमको पैसे, और प्रिंसिपल डेटर से उसने बात कर लिया कि तू एक काम कर, इतने इतने टाइम में पे कर देना, मैंने उसको बोल दिया, वो सूट फाइल भी नहीं करेगा। मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, मैंने तेरे साथ अरेंजमेंट कर लिया कि रीपेमेंट कर दो, ये उन दोनों के बीच में अरेंजमेंट हो गया है। हाँ, तो ये चीज रिटर्न में आ गई ना, तो फिर आप सूट फाइल कर सकते हो। बता रही हूँ, एक मिनट। हाँ, हाँ, देख, श्योरिटी क्यों गारंटी लेता है कि कई बार क्या होता है, आपको मैंने, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है, अब आपको कहीं ट्रेनिंग में जाना है, वो आप पे भरोसा नहीं कर रहा है कि ये अच्छा काम करेगी कि नहीं, और आप डिमांड कर रहे हो कि मेरे को 15,000 तो स्टाइपेंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपकी गारंटी मैं ले लूंगी अगर कि ये बहुत अच्छा काम करेगी सर, आप इसको इतना इतना अमाउंट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका काम मैं कर दूंगी, क्योंकि उनको तुम पे भरोसा नहीं, इसलिए श्योरिटी ने गारंटी ली। ठीक है, स्पाइस वाले से डील करने को वो कह रहा है ना, 5,000 देने को वो कह रहा है ना कि वो मेरा फ्रेंड है तो उसको दे दे, तो श्योरिटी इसलिए रोल प्ले करता है कि भाई बाकी तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, मैं दोनों को जानता हूं, तो मैं गारंटी दे देता हूँ, वो भी तुम्हारा काम कर देगा, वो भी तुम्हें पैसे दे देगा। ठीक है, तो व्हाट इफ एक बार देगा उसके बाद नहीं देगा, ये भी तो हो सकता है ना, इसलिए कंटिन्यूइंग गारंटी हमने ओपन स्कोप रखा है, आपको नहीं करना, आप स्पेसिफिक करके छोड़ दो। आपको सिर्फ एक ट्रांजेक्शन में गारंटर बनना है, श्योरिटी बनना है, तो वो करके छोड़ दो। बाकी किसी को कंटिन्यू बनना है तो वो कंटिन्यू बनेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड रहेगा कि स्पेसिफिक है कि कंटिन्यूइंग है, ये स्पेसिफाइड रहेगा। तो रिवोकेशन के लिए बात आएगी ना, नोटिस आएगा, या फिर ये सिक्योरिटी वाला भी बता रही हूँ जैसे, या वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट आएगा। हाँ,
वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होगा। यही तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि कोई चीज उन्होंने बताई नहीं स्पेसिफिक डेज, जो आपको अच्छा लगता है आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन में लिखो। अगर किसी को रिवोक करनी है श्योरिटी तो कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा होगा 30 डेज का नोटिस चाहिए, फिर आप रिवोक कर सकते हो। 30 डेज वाले दिन जिस दिन आप नोटिस भेजोगे उस दिन जितनी लाइबिलिटी उतनी श्योरिटी को तो बेयर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन हो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे डेथ भी हो रही है, हमने पढ़ा कि गारंटी एक ऐसी चीज है जिसमें श्योरिटी की डेथ भी हो जाए तो उसके लीगल सक्सेसेस कवर होंगे। अब डेथ हो गई और कंटिन्यूइंग गारंटी है, तो जिस दिन डेथ हुई उस दिन जितनी लाइबिलिटी थी वो लीगल सक्सेसर्स को देनी पड़ेगी। जितने फ्यूचर ट्रांजैक्शन है वो उसके लिए लीगल सक्सेसर्स लाइबल नहीं रहे। किसी को कोई डाउट मैं बता रही हूँ। और कुछ श्योरिटी वाला पूछा ना तू, सिक्योरिटी वाला। अगर मैंने तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 5,000 रुपए दे, 1 महीने में लौटा दूंगी, तूने बोला क्या गारंटी यार तू 5,000 दे रहा है, मैंने बोल दिया कि यार मेरा फ्रेंड है वो गारंटी ले रहा है, मैंने नहीं दिया तो उसने तुझे दे दिया, ठीक है। अब लेकिन फिर भी मैंने तुझे एक स्कोप थोड़ा ओपन रखने के लिए अपनी घड़ी रखवा दी कि यार ये रख ले, और मान ले कि तेरे पास तो पैसे, घड़ी है ही, पैसे नहीं आए तो घड़ी 5,000 के बेच के ले सकता है। जब तेरे पास 5,000 आएंगे तो मैं श्योर अपनी सिक्योरिटी वापस लूंगी, लेकिन तूने क्या किया, वो सिक्योरिटी घुमा दी, तो यहाँ पे क्या हो गया, श्योरिटी का टाइम खत्म हो गया। क्योंकि जो हमने आपको सिक्योरिटी के लिए दिया था वो अब हम कॉन्ट्रैक्ट रिवोक करते हैं, हम कोई गारंटी आपको नहीं देंगे। क्योंकि तुमको पैसे तुम किससे मांगने जाओगे, मेरी तुमने घड़ी घुमा दी, मैं बोलूंगी अब मैं कोई पैसे ऐसे नहीं दूंगी तुमको वापस, मेरी घड़ी घुमा दी, तुम किसके पास जाओगे, श्योरिटी के पास, कि तूने गारंटी ली थी दे। वो बोलेगा तुमने घुमा दी मैं क्यों दूं, तो रिवोक कर देगा वो। हाँ, ये क्यों मना करेगा, मैं गारंटी नहीं दूंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा तुम्हारे साथ। फिर तुम भी क्यों करोगे, कि तुम्हें मेरी गारंटी नहीं मिल रही तो तुम इसके साथ कंटिन्यू क्यों करोगे। तुम मेरे पे भरोसा कर रहे हो, अब मैंने तुमको बोल दिया डिफॉल्ट करेगा तो तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या, तुम उसके साथ नहीं करोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तुमने भी रिवोक कर लिया, मैंने भी रिवोक कर लिया, सबने रिवोक कर लिया, ठीक है। फिर ये बोलता भी रहे तो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा इसके साथ। भूख लग रही है, ये दो क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पढ़ो एग्जाम्पल शैली, जोर से सुनो सब। अनिल गिव्स अ गारंटी टू कमल इन जनवरी। जोर से सुनो मतलब मैं जोर से बोल रही हूँ, सब सुनो। नेक्स्ट, रुक जाना। अनिल ने किसको गारंटी दी है, कमल को, कब दी है, जनवरी में। सप्लाई ऑफ गुड्स कितने के करने हैं, 10,000, किसको करने हैं, विमल को, ठीक है। कितने में, क्रेडिट में, मतलब माल भेज दो 10,000 मिल जाएंगे। अब पेमेंट कब करनी थी, अप्रैल में। अप्रैल में पेमेंट नहीं आई तो कौन पैसे भरेगा, अनिल। फिर विमल ने क्या किया, उसने एक बार पेमेंट करके नेक्स्ट फिर से लिया और फिर बोला क्या, कि अब पे नहीं करूंगा, फिर से माल उठाया, 10,000 का माल उठाया था, 10,000 भर दिए, उसके बाद फिर से माल उठाया पर पे नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, नाउ। अब भी एग्जाम्पल पढ़ा ना बच्चे, कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी स्पाइस वाला। देखो, अब अनिल गिव्स अ गारंटी टू कमल in January for supply of goods worth rupees 10,000 to Vimal on credit basis. The payment was to made on April. उसके पहले ही उसने पेमेंट कर दी थी, पेमेंट उसने मार्च में कर दी, फिर से उसने लिया, अगेन टुक द गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्रेडिट बेसिस पे जब जब लेगा, गारंटी किसकी है, अनिल दे रहा है ना, वापस उसने क्रेडिट बेसिस पे ले लिया फ्रॉम कमल फॉर द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट है बच्चे, तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया क्रेडिट बेसिस पे और आ गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी हेंस अनिल विज बी। अगर आपको क्वेश्चन में वहां पे डाउट हो तो आपको अपना ओपिनियन लिखना है, ठीक है। मतलब कि प्रोविजन बता देना कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, केस में क्या लिखा है वो लिखना, और कंक्लूजन में एज पर माय ओपिनियन दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी हेंस अनिल विल बी लाइबल। क्लियर है।
पर्टिकुलर चीज दोबारा सेम हो रही है, क्रेडिट बेसिस भी हो रही है और 10,000 भी हो रही है, तो थोड़ा सा सीरीज में चेंज है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जब स्पेसिफिक होगा ना तो क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली क्या है ये, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप समझ जाना। स्पेसिफिक नहीं लिखा है तो वो क्या है, कंटिन्यूइंग गारंटी। फिर एक और क्वेश्चन सरलीन पढ़ना। जमींदारी। अब लिख दिया ना कलेक्टिंग रेंट, जमींदार के क्या करता रहेगा, तुम्हारे रेंट कलेक्ट करते आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि प्रॉमिस टू मिस्टर बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर ड्यू कलेक्शन, और एक अमाउंट भी बता दिया कि 10,000 का कलेक्शन भी आपको करके ला के देगा। इसकी गारंटी उसने दे दी है, किसने, वाई ने, ठीक है। एक बार पढ़ो, मिस्टर एक्स इन कंसिडरेशन दैट मिस्टर वाई विल एम्प्लॉय मिस्टर जेड, एक्स ने दी है, ठीक है, एक्स ने दी है गारंटी, यस इट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी, ठीक है। एक बार राइट्स ऑफ प्रिंसिपल क्रेडिटर देखो क्या लिखा है, राइट ऑफ सबरोगेशन, ठीक है, यानी थर्ड पर्सन होल्ड्स द राइट। हाँ पूछ, अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट रखना है। एक्स ने, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया सेम एग्जांपल, मैंने एक सर को एग्जांपल दिया, इसको आप अपने अपॉइंट करो, ये काम करके देगी, नहीं काम करके दिया तो मैं गारंटी लेती हूँ, वही एग्जांपल एग्जैक्ट। जेड के अंदर एम्प्लॉय हुआ है ना, वाई विल एम्प्लॉय, वाई के अंदर हुआ है ना, एक्स के उसमें गारंटी में, एक्स के गारंटी में वाई ने एम्प्लॉय किया किसको, जेड को, ठीक है। तो मेरी गारंटी में एक सर ने इसको इंटर्न अपॉइंट किया। हाँ 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 हाँ, इसमें नाम लिख लिया करो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, एक्स को आगे नाम दे दो, बी को नाम दे दो, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम्पल, ठीक है। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, पहला क्या लिखा है, सबरोगेशन वाले को थर्ड पर्सन होल्ड्स द राइट। प्रिंसिपल डेटर का राइट क्या है, कौन उसका राइट होल्ड करेगा, थर्ड पर्सन कौन है, श्योरिटी, कि तुमको मैं गारंटी लेके देता हूं। नेक्स्ट क्या है, राइट ऑफ इंडेनिफाई, प्रिंसिपल डेटर को कोई भी नुकसान हुआ किसने गारंटी ली है, श्योरिटी ने, तो श्योरिटी करके देगा उसको। राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, राइट टू सिक्योरिटीज, मांग सकता है क्रेडिटर की यार तुम गारंटी तो दे रहे हो पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे रख के जाओ। फिर राइट टू सेट ऑफ, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो वो सेट ऑफ के लिए भी मांग सकता है कि मेरा पैसा मुझे वापस करो। उसके बाद राइट ऑफ को श्योरिटीज, एक से ज्यादा क्या है, श्योरिटीज है, एक नहीं है को, वेयर द रीपेमेंट ऑफ द डेट टू द प्रिंसिपल डेटर इज गारंटीड बाय मोर देन वन पर्सन, एक ने गारंटी नहीं दी है, कितने लोगों ने दी है, एक से ज्यादा लोगों ने, दे आर कॉल्ड co-securities, the co-securities are liable to contribute as agreed toward the payments of the guarantee debt। मैं 5,000 की गारंटी, 1,000, 2,000, 3,000, जितने जितने अमाउंट के लिए को सिक्योरिटीज है या इक्वली लिए, वो डिसाइड होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कुछ बोल रहा है, प्रपोर्शन में या जो भी हमने टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखना है वैसे वो गारंटी ले सकते हैं। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर कौन है बच्चे, लास्ट है, क्रेडिटर कौन है, जो पैसे देता है, ठीक है। टू सीक परफॉर्मेंस ऑफ श्योरिटी, वो मांग सकता है श्योरिटी से, तुमने गारंटी दी थी अब अपना काम परफॉर्म करो। लीन ऑन सिक्योरिटीज, अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं जब्त करके रख सकता हूं वो जो घड़ी आपने मुझे दी थी। थर्ड, टू प्रोसीड इन द श्योरिटीज इंसॉल्वेंसी, इतना कि मैं उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूं कि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। लाइबिलिटी क्या है, नॉट टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसका दिवालिया निकलवा दो, तुम पैसे कैसे नहीं दे रहे हो, इंसॉल्वेंसी का केस फाइल करेंगे, ठीक है। नॉट टू चेंज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की उसकी क्या है, लाइबिलिटी, वो नहीं चेंज कर सकता। दूसरा क्या है, नॉट टू रिलीज और डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेटर, मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकता बिना बिना श्योरिटी के पूछे। नॉट टू कंपाउंड और गिव टाइम और अग्रीड नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर, कभी भी माफ नहीं करना प्रिंसिपल डेटर को, ये उसकी लाइबिलिटी है। सूट फाइल भी वो किसके अगेंस्ट करेगा, श्योरिटी के अगेंस्ट, प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट नहीं। उसको कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग क्या, जैसे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, आज 10,000 का हुआ, कल 12,000 का हुआ, 25,000 का, अब टोटल कितना हो गया, सपोज 50,000 टोटल है लेकिन सीरीज में है, तो इसको कंपाउंडिंग मत करना कि यार चलो रफा दफा करो, तुम एक काम को इतना अमाउंट और खत्म करो, ये सब तुमको किससे पूछ के करना है, श्योरिटी से करना है। नॉट टू डू एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ श्योरिटी, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्ट मत करना, ये आपकी लाइबिलिटी। इंडेनिटी और गारंटी एक बार रीड करके आना बच्चे, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो ही, अगर अग्री करता है क्रेडिटर तो ही। बेलमेंट अपन कल से पढ़ेंगे।